हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थ का रोटेशनल स्पीड यानी कि अपने ही अक्ष पर घूमने की गति बढ़ रही है या फिर अर्थ के रोटेशनल स्पीड घट रही है, जानकर आपको आश्चर्य होगा। लेकिन आपको आश्चर्य तब और भी अधिक होगा जब मैं आपसे यह कहूं कि अर्थ के स्लो डाउन होने के कारण पृथ्वी पर दिन की अवधि कुछ मिलियन वर्षों में शायद 25 घंटे की हो जाए। सोचने पर आप मजबूर होंगे, लेकिन आपको जानने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट तब आएगा जब मैं आपसे यह कहूंगा कि जब अर्थ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस समय पर पृथ्वी के दिन की अवधि केवल 6 घंटे थी और कुछ बिलियन वर्ष पहले तक पृथ्वी पर दिन की अवधि जो है वो करोड़ों वर्षों के लिए इवन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम सिर्फ 10 घंटे रही थी। बढ़ते हुए पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वो 24 घंटे तक आई है और कहा जा रहा है कि यह आगे एक्सटेंड होकर 25 घंटे या उससे ज्यादा भी हो सकती है। इसके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में आपको इसकी भी जानकारी देंगे कि कैसे पृथ्वी की घूर्णन गति में परिवर्तन या फिर चेंजेस के कारण हमारी अर्थ पर ऑक्सीजन आई। एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि पृथ्वी पर जीवन पहले आया है, ऑक्सीजन बाद में आई है और यह जीवन पादप के रूप में उपस्थित था। चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले आइए खबर पर जरा नजर डालते हैं। खबर में कहा गया है कि अर्थ का रोटेशन जो है वो स्लो डाउन हो रहा है। दिन की अवधि शायद कुछ माइक्रो सेकंड से जो है वो जो इंक्रीज है वो हो रही है और साथ में यही वो रीजन है जिसके कारण पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन है वो उपस्थित है। अब कैसे, तो आइए इस चर्चा को स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक आपको पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी कि अपने ही एक्सिस पर 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। इस रोटेशन पर कौन सा बल सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, तो इस बल को कहा जाता है वो फोर्स जो चंद्रमा से आ रहा है वो है ज्वारीय घर्षण यानी कि टाइडल फ्रिक्शन। यह वो बल है जो चंद्रमा हमारे सागरों पर लगाता है जिससे हाई और लो टाइड आती है। आई थिंक आपने सुना होगा ज्वार और भाटा आता है। अब इस ज्वार और भाटे के कारण एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है जो अर्थ के रोटेशन को स्लो डाउन करता है। अब जिस समय पर अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उस समय पर अर्थ जो है वो अपेक्षाकृत काफी तेज गति से जो है वो रोटेट कर रही थी अपने ही अक्ष पे, ठीक। और तब के समय पृथ्वी पर दिन की अवधि सिर्फ 6 घंटे थी यानी कि एक पूरा दिन कंप्लीट हो जाता था 6 घंटों में। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर 6 घंटे में पूरा रोटेट कर लेती थी। पर फिर आया चंद्रमा। अब चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, यह ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पृथ्वी पर लगने के कारण पृथ्वी की जो घूर्णन गति थी यह थोड़ी स्लो डाउन हो रही थी, ठीक। अब यहां पर आता है एक सेकंड फैक्टर। अब यहां से समझिए कि जैसे जैसे चंद्रमा हमसे दूर जा रहा है, आई थिंक आपने सुना होगा कि चंद्रमा जो है वो समय के साथ पृथ्वी से थोड़ा थोड़ा कर दूर जा रहा है। शायद रफली अराउंड 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से चंद्रमा जो है हमसे दूर खिसक रहा है। तो हो सकता है आप में से कई विद्यार्थियों के दिमाग में प्रश्न आए कि सर, जब अर्थ के अराउंड चंद्रमा रोटेट करता है और इसके रोटेशन के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वो धीमी हुई थी, 6 घंटे से दिन जो है वो बढ़ते बढ़ते आगे गया था, तो फिर हम ये क्यों नहीं मान रहे कि चंद्रमा के दूर जाने से पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ेगी? तो बच्चे, मैं एग्जांपल आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर दूं तो इसका रीजन है कि अगर आप किसी लट्टू को, किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे रोटेट करते हैं तो उसका जो रोटेशन है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण। यानी कि यही घर्षण है चंद्रमा और यही घूमता हुआ ऑब्जेक्ट है पृथ्वी। अब यह घर्षण सबसे ज्यादा कब होगा? जब वो गति सबसे ज्यादा होगी, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा गति से घूमेगा वो घर्षण बल भी उतना ही ज्यादा होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट की गति कम होने लगेगी तो वो घर्षण बल का मान भी कम होने लगेगा। तो उसका कतई यह अर्थ नहीं होगा कि लट्टू की गति या उस ऑब्जेक्ट की गति घर्षण बल के कम होने के कारण बढ़ने लगे। सिंपल है कि जो अर्थ का रोटेशनल स्पीड है उसको स्लो डाउन करने का एक बड़ा काम जो है वो चंद्रमा ने किया था और इसके कारण पृथ्वी की घूर्णन गति 6 घंटे से घटते 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 काफी अधिक हुई है। मतलब कि रोटेशनल स्पीड घटते हुए ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा है और हम 24 घंटों तक पहुंचे हैं। फैक्टर्स और भी हैं, ग्लेशिएशन और डिग्लेशिएशन उसमें से एक बड़ा फैक्टर है, डिस्कस करेंगे। नाउ तो हमें समझ में आया कि हमारी रोटेशन स्पीड जो है वो घटी है और दिन का मान बढ़ा है।
हम 6 घंटों से 10 घंटे, 10 घंटे से 18 घंटे, 18 से 21 घंटे और 21 से 24 घंटे में पहुंचे हैं। तो एक बात तय है कि हमारी स्पीड आगे जाकर और घटेगी और पृथ्वी पर दिन की वैल्यू जो है वो और बढ़ेगी। लेकिन इसमें केवल और केवल रोल सिर्फ चंद्रमा का नहीं है, एक बड़ा फैक्टर है जिसे आज हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, और अगर यह प्राकृतिक रूप से होगा तो हम इसे ग्लेशिएशन और डीग्लेशिएशन कहते हैं। अब यह क्या चीज है? तो इस बात को समझिए कि अर्थ पर एक नेचुरल साइकिल चलती है, एक बिल्कुल प्राकृतिक साइकिल चलती है। पृथ्वी पर आइस एज और इंटर ग्लेशिएशन एरा, हिमयुग और अंतरा हिमयुग, ग्लेशिएशन और डीग्लेशिएशन का एज चलता है। पृथ्वी एक समय पर स्नोबॉल, फिर धीरे धीरे करके वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ओशंस के अंदर पानी पहुंचता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है पानी का, और फिर धीरे धीरे करके ये सारे ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं और स्नोबॉल से पृथ्वी एक ग्रीन हाउस एज में जाती है। और ये जो ग्रीन हाउस एज होती है, इस समय पर पृथ्वी पर 0 आइस कवर होता है। यानी कि पृथ्वी पर धीरे धीरे करके ग्रीन हाउस गैसेस का परसेंटेज बढ़ता है, स्नो मेल्ट होती है। पहले पूरी तरह से पृथ्वी स्नोबॉल और फिर धीरे धीरे करके पूरी तरह से ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव में सारी बर्फ मेल्ट हो जाती है। यह एक्चुअली में पृथ्वी पर जो भार है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है। एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि आप 2 बकेट लीजिए, उन दोनों बकेट्स को लेकर एक एक्सेस के अराउंड रोटेट करना स्टार्ट कीजिए। ऑन ऑफ अ सडन अचानक से आपके हाथ से एक पानी की बकेट छूट जाए तो आपकी रोटेशन स्पीड पर उसका इंपैक्ट आएगा। सेम वही चीज होती है पृथ्वी के साथ भी। जब पृथ्वी पर आइस एज यानी कि हिमयुग होता है, उस समय पर ज्यादातर पानी हमारे हिमनदों पे यानी कि हमारे ग्लेशियर्स पर जो है वो जमा रहता है, राइट। अब चूंकि ज्यादातर पानी ग्लेशियर्स पे है, तो याद रखिए कि इस समय पर हमारी पृथ्वी की जो रोटेशन स्पीड है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। वाई? बिकॉज जो पानी है वो आगे ऊपर की तरफ स्टोर हो चुका है। अब जैसे जैसे जो है वो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज कह लीजिए, जो हम कह रहे हैं, हम कर रहे हैं, या फिर आप कह लीजिए अर्थ की नेचुरल साइकिल, जहां डीग्लेशिएशन होता है, तो डीग्लेशिएशन के फॉर्म में धीरे धीरे करके ये बर्फ जो है वो पिघलेगी और पिघलने पर भार जो है, वेट जो है वो किस ओर आएगा? अर्थ के एक्सिस, अर्थ के भूमध्य रेखा की ओर आएगा। अब जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर यानी कि इक्वेटर की ओर ये पानी आएगा, अर्थ पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा और इस डिस्ट्रीब्यूशन के चेंज होने के कारण पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड जो है फिर अगेन चेंज हो जाएगी। और जैसे जैसे आइस मेल्ट होगी, पानी जो है भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर की ओर आएगा, अर्थ की रोटेशनल स्पीड में चेंजेस आना स्टार्ट होंगे और हमारी जो डे का ड्यूरेशन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन। अर्थ जो है वो थोड़ा स्लोअर हो जाएगी। जब आइस एज होगा तो अर्थ विल मूव थोड़ा सा फास्टर। जब थोड़ा पानी इस ओर आएगा तो पृथ्वी की गति जो है वो धीमी होने लगेगी। यानी कि एक बड़ा इंपैक्ट अर्थ के रोटेशन पर जो है वो आइस एज और इंटरग्लेशिएशन एरा का होता है, ग्रीन हाउस एज का होता है। इन इवन पृथ्वी पर जो लास्ट ग्रीन हाउस एज आई थी, उस समय पर दिन की अवधि जो है वो घटते 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 18 घंटों तक गई थी। मैं मेजर ग्रीन हाउस एज की बात कर रहा हूं। एक माइनर ग्रीन हाउस एज अर्थ के जो है जियोलॉजिकल हिस्ट्री में आ चुका है। मैं मेजर ग्रीन हाउस एज की बात कर रहा हूं, जहां पर पृथ्वी पर जीरो, एब्सोल्युटली जीरो आइस कवर था। एक बात तय है कि पृथ्वी पर जो है वो समय के साथ स्नो के कवर में चेंज होने के कारण पृथ्वी की रोटेशन स्पीड में चेंजेस आते हैं। और एक चीज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इतना जान लीजिए, ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट सिर्फ इतना नहीं है कि हमारे जो ओशंस है उसका सी लेवल बढ़ जाएगा। इसका एक बड़ा इंपैक्ट ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, इससे अर्थ की रोटेशन स्पीड में चेंजेस आएंगे और इससे पृथ्वी के मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं जो कि जन्म लेती हैं बिकॉज ऑफ हमारे आंतरिक और बाह्य कोर में गति होती है। हमारा जो आउटर कोर है उसमें मैग्मा, मोल्टेन मैटर जो है वो रोटेट करता है, जिससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और यही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पृथ्वी की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है पृथ्वी को फ्रॉम सोलर फ्लेयर्स विच कैन इवन एलिमिनेट, पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं ये पृथ्वी के वायुमंडल को। एग्जाम्पल के लिए अक्सर मैं यूज करता हूं कि जैसे आप एक ऑरेंज से उसका छिलका उतार सकते हैं, एक संतरे से उसका छिलका रिमूव कर सकते हैं, सेम ऐसे ही ये एटमॉस्फेयर जो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित है, सोलर फ्लेयर्स उसे खत्म कर सकती हैं। लेकिन ये सोलर फ्लेयर्स कर नहीं पाती बिकॉज
पृथ्वी के पास अपना एक मैग्नेटिक पोल, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है जो सोलर फ्लेयर्स को यानी कि सौर ज्वालाओं को पृथ्वी से दूर रखता है। और यह सब कुछ चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन रोटेशन स्पीड। रोटेशनल स्पीड विल चेंज बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। सो ग्लोबल वार्मिंग हैव अ ह्यूज डेविस्टेटिंग इफेक्ट। नाउ लुकिंग फॉरवर्ड, अब प्रश्न यह आता है कि रोटेशनल स्पीड में चेंजेस हो रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड बिकॉज मून हमसे धीरे धीरे कर दूर जा रहा है। और सेकंड मेजर फैक्टर इज के पृथ्वी पर लगातार जो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स हैं यानी कि हिमनद आदि हैं वो पिघल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी आर रिलेटिंग इट विद द ओरिजिन ऑफ ऑक्सीजन। हम इसे ऑक्सीजन के ओरिजिन से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? तो इस बात को जान लीजिए कि जिस समय पर, अब यहां ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिस समय पर अर्थ पे वायुमंडल का यानी कि एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हो रहा था, एग्जैक्टली उस समय पर पृथ्वी पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी इन अ फॉर्म ऑफ अ गैस। ठीक, अदर फॉर्म में उपस्थित थी लेकिन प्योर फॉर्म में CO2 के फॉर्म में उपस्थित नहीं थी। यह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई है और इसे दो मेजर जो घटक हैं, दो मेजर जो फैक्टर्स हैं, उन्होंने प्रोड्यूस करा है। अर्थ की मोर देन 50% ऑफ ऑक्सीजन इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड और फॉर्म्ड बाय, या तो आप कह लीजिए फाइटोप्लैंक्टन जो कि सागरों में पाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल वेजिटेशन विच आर प्रेजेंट इन ओशन, और नहीं तो आप जो है वो इस, आई थिंक आप जानते हैं इसे, ये नीलहरित शैवाल कहलाते हैं, एल्गीज कहलाते हैं। इनके कारण जो है ये सागरों में उपस्थित होते हैं, इनके कारण जो है ऑक्सीजन का ओरिजिन हुआ है। अब यहां काम की बात यह है कि आप चाहे फाइटोप्लैंक्टन कह लीजिए, आप चाहे ये जीव कह लीजिए, ये पादप कह लीजिए जो सागर में उपस्थित है नीलहरित शैवाल के रूप में। ये जो नीलहरित शैवाल हैं या एल्गीज हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये समय के साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन को जन्म देते हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए अगर डे का ड्यूरेशन कम होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 12 घंटे का दिन हो अगर, यानी कि इस 12 घंटे में से 6 घंटे का दिन और 6 घंटे की रात, और जब हम कहते हैं 24 घंटे का दिन तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात है। नाउ ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये कहूं कि 2 दिन के बराबर, अगर 12 घंटे का टोटल अर्थ का रोटेशन है तो 2 दिन में यहां पर पादप जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे उतनी ऑक्सीजन यहां पर प्रोड्यूस होगी, राइट। 24 घंटे के 2 दिन मिला लें तो 12 घंटे के 2 दिन मिला लें तो 24 घंटे का दिन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल बात यह है कि हमारे सागरों के अंदर ये जो नीलहरित शैवाल हैं या जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, इन्हें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है टू कम ऑन सरफेस। नीलहरित शैवाल जो है वो एक्चुअली में एक अध्ययन किया गया था जो नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स हैं उनके अंदर जमा नीलहरित शैवाल के ऊपर, और उसमें रिजल्ट ये आया कि नीलहरित शैवाल हो या फाइटोप्लैंक्टन्स हो, ये इमीडिएटली जैसे ही सनलाइट आती है तुरंत फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं करते। इन्हें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। मतलब सूर्य का प्रकाश आएगा, ये कुछ समय तक उस प्रकाश को या तो अवशोषित करेंगे या तो उससे एनर्जाइज होंगे, उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब मान लीजिए सूर्य का प्रकाश सिर्फ 6 घंटे मिल रहा है और इस 6 घंटे में से शुरुआती 2 घंटे जो जीव है या पादप है उसे एनर्जाइज होकर प्रोसेस स्टार्ट करने में लगते हैं, तो अफेक्टिवली वो केवल 4 घंटे ही एक दिन में फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन आएगी। लेकिन अगर दिन 24 घंटे का हो और 12 घंटे अगर दिन है, तब के केस में 10 घंटे वो फोटोसिंथेसिस करेगा और मच हायर रेट पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। सो हमें अर्थ पर जो ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दिखाई देती है, इतनी सारी ऑक्सीजन ओरिजिन के समय नहीं थी, ये बाद में इसीलिए इतनी अमाउंट में पहुंच पाई बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अर्थ का जो रोटेशनल स्पीड है ये स्लो डाउन हुई है, इसलिए डे का ड्यूरेशन बढ़ा है, इसीलिए ऑक्सीजन का परसेंटेज पृथ्वी पर ज्यादा है। क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उस समय पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट, एशेज और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी अलोंग विथ अ लॉट ऑफ टॉक्सिक गैसेस, यानी कि पृथ्वी के उत्पत्ति के समय बहुत सारी धूल, राख के कण के साथ साथ जहरीली गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड थी। कार्बन डाइऑक्साइड रही, बाकी की चीजें वर्षा के युग यानी कि एज ऑफ रेनफॉल में रिमूव हुई थी। इसी एज ऑफ रेनफॉल के समय सारा वायुमंडल क्लीन हुआ था और हमें एक क्लीन एटमॉस्फेयर यानी कि स्वच्छ वायुमंडल मिला। अदरवाइज पृथ्वी का वायुमंडल में इतनी ज्यादा डस्ट, एरोसोल और एशेस थी
कि शायद आप अपना हाथ भी ध्यान से ना देख पाते, एक अगर डिसेंट ऊंचाई के नीचे आप उपस्थित होते तो ये सारी क्लीनिंग जो है वो एज ऑफ रेनफॉल में हुई है। डेकेड्स तक लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव हुई? तो उसका कारण फिर मेजर जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसेस रही। साथ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जमीन पर आने वाले वेजिटेशन थे, ग्लोसॉप्टेरस वेजिटेशन, कार्बोनिफेरस काल में सारी कार्बन उस समय रिमूव हुई, प्लांट्स में स्टोर हुई, और वो प्लांट समय के साथ पर्मियन काल में जमीन के अंदर गए। यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एनवायरनमेंट में थी उस समय के साथ जमीन के अंदर स्टोर हुई है, और वही जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल है जिसे हम निकाल कर दोबारा जला रहे हैं और ग्रीन हाउस एज को वापस ला रहे हैं। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। अब आप समझ चुके हैं कि अर्थ के रोटेशन में चेंजेस के कारण एक तो उसके रीजंस क्या हैं और दूसरा उसका इफेक्ट क्या रहा है, कैसे हमारे पास ऑक्सीजन आई। अगर आप लेक्चर में यहां तक है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, यू आर इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी, और आपको ये लेक्चर कुछ चीजें सिखा पाया है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और क्वालिटेटिव मैनर में तैयारी करना चाहते हैं आगे भी, तो हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैचेस में एडमिशन ओपन है सितंबर माह का, यानी कि इस माह का फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। 2026 के लिए टारगेटेड है 7 और 8, यानी कि 2027 और 28 के लिए भी बैचेस आर अवेलेबल। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो। सिंपली जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जो है वो आप कोर्सेज पे जाकर कोर्सेज को देख सकते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम को फील कर पाएंगे आप कि बहुत सारी सुविधाएं आपको एक स्थान पर मिल रही हैं। इसका ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोर्सेज को एनरोल करें आपको यूज करना है AK लाइव कोड। ये कोड आपके लिए आवश्यक है, तभी आपको मैक्सिमम बच्चे डिस्काउंट मिलेगा, राइट। साथ में ये अगस्त माह के बाद सितंबर माह का बैच ज्योग्राफी एज अ ऑप्शन सब्जेक्ट में लॉन्च हो चुका है। सितंबर माह के बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हो, अगर आप यहां तक आए हैं तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है। आई एम डैम श्योर दैट यू हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट ऑन ज्योग्राफी। इफ यू हैव देन गो विद द ऑप्शन सब्जेक्ट। हमारे माध्यम के लिए हर बार मैंने रिपीट करा है कि हमारे माध्यम के कम रिजल्ट होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का सेक्शन वीक होता है। 30 से 35 क्वेश्चन हर वर्ष यूपीएससी ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से पूछता है। ऑप्शनल की तरह अगर आप इसे तैयार करोगे तो रफली अराउंड 90% क्वेश्चन यू विल एबल टू सॉल्व वेरी क्विकली, बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। 35 या फिर 28 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन भी अगर आप ज्योग्राफी एनवायरमेंट से सही कर जाते हैं, 25 to 30 आपका कट ऑफ 45 क्वेश्चन होता है। आपका कट ऑफ क्लियर होगा ही, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा ही, इसकी गारंटी है ज्योग्राफी ऑप्शन। ऑप्ट करना चाहते हैं तो जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप एनरोल कर सकते हो, और नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, इस पर आकर आप मुझे मैसेज कर दें, और नहीं तो इंस्टाग्राम में सेम नेम से मैं अवेलेबल हूं, आप वहां पर मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।